मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका टॉपिक दे रखा था कार्बन एवं उसके यौगिक, तो काफ़ी इस पाठ पर आधारित हमने अध्ययन किया और काफ़ी वीडियो लेक्चर इसमें आपने देखे भी होंगे। और आज अपना वीडियो लेक्चर 10वां है, जो इस पाठ का अंतिम वीडियो लेक्चर के इस तरीके में आप अध्ययन करोगे। तो पॉलीमर का सेकंड पार्ट आप देखने जा रहे हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक काफ़ी आपने देखा था कल कि पॉलीमर पर आधारित 3 प्रकार के पार्टिकल आपके सिलेबस में मेंशन है। एक तो रेसिन, प्लास्टिक तथा पॉलीमर 2 प्रकार के थे। एक तो था आपके प्राकृतिक और एक था संश्लेषित। संश्लेषित पॉलीमर के अंतर्गत आपके 3 पार्ट दे रखे हैं। एक तो था आपके रेशा, प्लास्टिक और एक आएगा संश्लेषित रबर। तो देखिए एक एक चीज को अपन कवर कर रहे हैं। तो कल आपने पढ़ा था किसको? संश्लेषित रेशों के बारे में कल आपने स्टडी की थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं प्लास्टिक क्या होता है, किस प्रकार से बना होता है, तो इनके बारे में नॉर्मली आप जानते भी हैं। देखिए प्लास्टिक के अंतर्गत फर्स्ट एग्जांपल आपके दे रखा पॉलीथीन। पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन की थैली किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में। पॉलीथीन की एकल इकाई बताएं की बात करें तो पॉलीथीन की एकल इकाई क्या है? एथीन। क्या है? एथीन इसकी एकल इकाई बताई गई। एथीन के बहुत अणु उस ताप व दाब की उपस्थिति में क्रिया करके पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। पॉलीथीन बहुलक का निर्माण करने का कार्य करते हैं। दिमाग बात रहेगी। पॉलीथीन की एकल इकाई क्या है आपके? एथीन। पॉलीथीन की एकल इकाई क्या है? एथीन। दिमाग बात रहेगी। एथीन इसकी एकल इकाई है। पॉलीथीन के अणु उच्च ताप तथा उच्च दाब पर या की कंडीशन में क्रिया करके पॉलीथीन बहुलक का निर्माण करते हैं। ये था आपके एथीन। इसमें डबल बंध है, वो आपस में ब्रेक होता है और आगे से आगे सिंगल बंध में कन्वर्ट होता जाता है और श्रृंखला आगे से आगे क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। दिमाग बात रहेगी। इंपॉर्टेंट वर्ड ये आपको याद रखना है कि पॉलीथीन की एकल इकाई क्या है? एथीन। बनाने का प्रोसेस ये अभिक्रिया की बहुलीकरण की अभिक्रिया। उपयोग पॉलीथीन का उपयोग में जरूरी देखते हैं। पॉलीथीन की थैलियां बनाने में काम आता है। कई प्रकार की वस्तुओं, सांसे वाली वस्तु बनाने में, पाइप बनाने में, ट्यूब बनाने में आदि स्थान पे इसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम में लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। जैसा भी इसको डालना है वैसे अपना आसानी से इसको डाल सकते हैं। और मुलायम तथा क्या होता है? स्टेबल भी होता है। ऐसा नहीं मुलायम होने की वजह से वो टूट जाएगा, टूटता नहीं है। मुलायम तो जरूर होता है परंतु इसमें स्टेबिलिटी भी पाई जाती है, मजबूत भी होता है। क्या होता है? मुलायम तथा मजबूती इसका सामान्य गुण है। देखिए प्रॉपर्टीज की बात करें ना अपन, गुण क्या है इसका? तो मुलायम, एकदम रसीला व मजबूत होता है। ऐसा नहीं मतलब मुलायम होगा तो आपने तोड़ा टूट जाएगा, टूटेगा नहीं। क्यों होगा? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि बॉन्ड आगे से आगे बॉन्ड क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, टूटेंगे नहीं। जितना भी खिंचोगे खिंचता जाएगा, फिर बाद में हर चीज के एंड तो होता ही है, परंतु बनती कोशिश वो क्या होता है? स्टेबल होता है। सामान्य वो नहीं टूटने की उसकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के बॉन्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दिमाग में रखना, पॉलीथीन की एकल इकाई एथीन और बनाने की अभिक्रिया। आगे सेकंड एग्जांपल दे रखा है आपके पीवीसी। पीवीसी के पाइप आते हैं ना, नाम से स्पष्टीकरण है कि पीवीसी के पाइप, ब्लैक पाइप जो भी आपके फुहारा के रूप में काम लेते हैं, तो ये किसके बने होते हैं? पीवीसी के। और पीवीसी है किस क्या, उसको भी आज स्टडी करेंगे। तो देखिए पॉलीथीन का आप एक बार इसका शर्ट ले लीजिए, फिर बाद में आगे देखते हैं पीवीसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हो गया होगा। देखिए आगे देख रहे हैं आप, एक तो दे रखा है पीवीसी और एक दे रखा पेन। क्या दे रखा है? सेकेंड आपके प्लास्टिक का उदाहरण बता रखा है पीवीसी। पीवीसी का अपन प्रयोग कहाँ करते हैं? ज्यादातर जितने भी प्रकार के आपके पाइप होते हैं उनके निर्माण में पीवीसी
प्लास्टिक की उपयोग में आता है। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, एकल इकाई क्या है, कई बार एग्जाम में आपको पूछते हैं, ध्यान दें। पीवीसी और पेन, पेन का पूरा नाम बताओ या पेन की एकल इकाई क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों पॉलीमर है, आपकी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तथा आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान दें कि पीवीसी, पीवीसी का पूरा नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और एकल इकाई हो जाएगी विनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगी, विनाइल क्लोराइड इसकी एकल इकाई है। बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल बॉन्ड में आगे से आगे जुड़ते जाते हैं और आपके कंपाउंड जनरेट हो जाता है पीवीसी। उपयोग देखें तो पाइप बनाने में, जूते बनाने में, चप्पल बनाने में तथा थैले बनाने में, बरसाती कपड़े, खिलौने तथा विद्युत रोधी उपकरण तथा पत्तों बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे काम आता है, हर स्थान पे डायरेक्ट देखें तो इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, ज्यादातर अपन देखेंगे तो पाइप, जूते, चप्पल, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका प्रयोग होता रहता है। एकल इकाई क्या होगी, वो याद रखना। पीवीसी की एकल इकाई क्या है, विनाइल क्लोराइड। और पेन की एकल इकाई क्या है, तो विनाइल साइनाइड। ओनली फॉर दोनों में नाम से इफेक्ट है, पीछे वाला नाम में सैलरी, बाकी वो को प्रोसेस है। इसका उपयोग होगा वो स्वेटर बनाने में, ऊन जैसे तंतु बनाने में तथा गद्दे वद्दे, तकिए आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। किसका, पेन का। पेन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। और इसका पीवीसी का पूरा नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान दें की बात, पीवीसी और पेन। तो ये था आपके दो टाइप के और प्लास्टिक। एक तो आपने पढ़ा कौन सा, फर्स्ट पढ़ा आपने पॉलीथीन, फिर बाद में पीवीसी और पेन। एक दे रखा है पॉलीस्टीरीन, वो क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। और एक है आपके बेकेलाइट तथा मेलेमाइट। ये भी दो प्रकार के उदाहरण, अतिरिक्त उदाहरण जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो भी आपके दिमाग में बात रहे। देखिए पॉलीस्टीराइल, पेन का अन्य नाम क्या होगा वो भी आपको मैंने सामने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो पूरे मैटर का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेन का अदर नाम है आयरलॉन, दिमाग बात रहेगी, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए मैटर पूरा करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देख रहे हैं पॉलीस्टीरीन। क्या, पॉलीस्टीरीन नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है स्टीरीन, इसमें एक लिखा काम आएंगे। स्टीरीन की संरचना क्या है, जब आपके एथीन के हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान में बेंजीन जुड़ जाती है, ये आपकी क्या थी, एथीन के एक हाइड्रोजन को हटा के, मान लो ये तो हो जाएगी आपके एथीन, और एथीन के एक हाइड्रोजन को हटा के भिन्न कंपाउंड जुड़ते हैं, उसका आधार पर अलग अलग कंपाउंड जनरेट होते हुए देखे जाते हैं। जैसे ये एक हाइड्रोजन को हटाया और इसके स्थान पे क्लोरीन जुड़ती है, तो क्या हो गया पीवीसी। और एक हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पे आपके साइनाइड जुड़ गया, तो क्या हो गया पेन। और ऐसे ऐसे एक हाइड्रोजन को हटा के आपके बेंजीन रिंग जुड़ जाती है, तब क्या बन जाती है आपकी स्टीरीन। क्या बन जाती है, स्टीरीन। दिमाग बात रहेगी, एथीन के एक हाइड्रोजन को किसी अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके नया कंपाउंड जनरेट किया जाता है, वो भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक ही बनेगा, परंतु उसके अलग अलग बिंदु होते हैं और अलग अलग विशेषता प्रदर्शित करता हुआ देखा जाता है। तो देखिए ये आपके क्या है, स्टीरीन। स्टीरीन इसकी एकल इकाई हो जाएगी, पॉलीस्टीरीन की एकल इकाई हो जाएगी, प्लास्टिक का उदाहरण है। इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया देखी जाती है और क्या बनेगा पॉलीस्टीरीन। उपयोग चाय के कप, बोतल के ढक्कन, रेफ्रिजरेटर के भाग, दीवारों की टाइल्स तथा पैकिंग सामग्री बनाने में इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट उपयोग किया जाता है। बात दिमाग में रहेगी। तो ये क्या बने आपके, इसको आप देखोगे तो ये बने आपके पॉलीस्टीराइड। कंफर्म हो जाएगा, पॉलीस्टीराइड, पीवीसी, पेन, ये सारे एथिन के पार्ट है। किसके,
एथिलीन की, एथिलीन को एक हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पे बेंजीन समूह जुड़ते हैं, जो आपने यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया उसको आपको देखा भी होगा और समझ भी होंगे। आगे देखेंगे अपन बेकेलाइट। बेकेलाइट भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जो दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण बताया जाता है। आप पिछले कक्षा पढ़ के आए, बेकेलाइट है, मेलेमाइन है, ये क्या है, दृढ़ प्लास्टिक, उनको अपन बार बार उपयोग नहीं ले सकते। देखिए बेकेलाइट के बारे में आपको मैं बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, एक बार आप पॉलीस्टाइरीन का भी मैटर को सेव कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए हो गया होगा आपके मैटर सेव। देखिए बेकेलाइट, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण बताया गया है। कौन सा है, थर्मोसेटिक, मतलब शुद्ध प्लास्टिक का उदाहरण जिसको अपन बार बार उपयोग नहीं ले सकते। एक बार प्लास्टिक के साथ में थर्मोप्लास्टिक से आपने कोई कंपाउंड बना दिया तो क्या होगा, स्टेबल, किसी भी प्रकार से उसका अपघटन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वन वे में काम आने वाला पदार्थ बताया गया है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण आप छोटे क्लास में पढ़ गए, प्लास्टिक दो कैटेगरी थे, एक तो थर्मोसेटिक और एक थर्मोकॉल। तो जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होते हैं उसको अपन बार बार काम में नहीं ले सकते, जबकि थर्मोकॉल होते हैं उनको अपन बार बार गला के, पिघल के, गर्म करके बार बार उसका उपयोग अपन कर सकते हैं। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण थर्मोसेटिक है। अब इसमें देखते हैं आप एकल इकाई बेकेलाइट क्या हो जाएगी आपकी, एक तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल, दो इसके एकल इकाई आपकी यूज होती है। इसमें एकल इकाई के रूप में काम आएंगे फॉर्मल्डिहाइड व फिनॉल है बेकेलाइट के, ध्यान रखना। अभिक्रिया बहुलीकरण के प्रोसेस बेस की उपस्थिति में होगी, जल के अणु बाहर निकलते रहते हैं और आगे से आगे, आगे से आगे ऐसे अणु जुड़ते रहते हैं, दिमाग बात रही। और ऐसे कैसे आता है मेलेमाइन, ये कौन सा आता है, मेलेमाइन। मेलेमाइन, तो मेलेमाइन भी आप देखते हैं ऐसे ऐसे, जैसे ये कंपाउंड था वैसे वैसे यहाँ पे मेलेमाइन की उपस्थिति होगी। क्रमबद्ध रूप से एक डबल बंद, एक सिंगल बंद, एक डबल बंद, एक सिंगल बंद, इस रूप में आपके चलता रहता है। तो जहां पे भी जो कंपाउंड जहां पे भी जुड़ने का होगा उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड जनरेट हो जाएगी। देखिए मेलेमाइन की संरचना आप देखते हैं तो मेलेमाइन क्या होता है, ये सेकंड देखिए, पहले आप बेंजीन बनाना, क्या बने बेंजीन। अब डबल बंद, सिंगल बंद और डबल बंद, जहां पे भी डबल बंद से आप शुरुआत करें वहां पे क्या कर दो, नाइट्रोजन को जोड़ दो, नाइट्रोजन, और इधर भी नाइट्रोजन और यहाँ पे भी नाइट्रोजन जोड़ दिया। और जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है वहां पे क्या जोड़ दो, एमीन, NH2 NH2 और NH2। इस यौगिक को बोलते हैं मेलेमाइन। मेलेमाइन की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। यही फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब आपके मेलेमाइन बहुलक जनरेट हो जाता है और क्या बनता है, कठोर, जो आपके आग प्रतिरोधक होता है, कई प्रकार के मकान बनाने में काम आते हैं। तो डायरेक्ट अलग अलग प्रकार के दो ये प्लास्टिक के और इम्पोर्टेंट उदाहरण बताए गए। तो दिमाग बात रहेगी, मेलेमाइन, बेकेलाइट, थर्मोसेटिक प्लास्टिक के उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक को अपन बार बार यूज कर सकते हैं, जबकि इनको बार बार यूज अपन नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, ये सेकंड टॉपिक था आपके प्लास्टिक पर आधारित। अब थर्ड टॉपिक है वो आपके दे रखा है संश्लेषित रबर। संश्लेषित बहुलक का तीसरा पार्ट आप देखने जा रहे हैं, संश्लेषित रबर। देखिए रबर क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसके शॉर्ट द्वारा सेव कर सकते हैं। बेकेलाइट है, मेलेमाइन, जो विशेष प्रकार के प्रतिरोधक क्षमता वाले और उच्च क्वालिटी के प्लास्टिक होते हैं। इनका ज़्यादातर उपयोग कठोर बर्तन बनाने में, दीवार बनाने में, मकान बनाने में, या हार्डनेस, कई प्रकार के विद्युत प्रतिरोधक सामग्री जनरेट करने में इन दोनों का उपयोग होता है। जितना उपयोग बताया उतना कम है। देखिए संश्लेषित रबर हो गया होगा इसका शॉर्ट आपके। देखिए संश्लेषित रेशे पर आधारित आप टॉपिक तीसरे टाइप का
तीसरे टाइप का बहुलक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप देखोगे बेसिकली संश्लेषित रबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्यूना एस और एक ब्यूना एन। ब्यूना एस और ब्यूना एन क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जनरली आप जानते हैं कि ब्यूना एस में क्या होगा, दोनों में एक के लिए कई ब्यूटाडाइन दोनों में यूज हो रहा है, परंतु एक में स्टेरिन आएगा यूज और एक में क्या आएगा, एक्रिल नाइट्राइल आएगा यूज, और उन दोनों को आपस में अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो अपन देखते हैं कि कंपाउंड ब्यूना एस प्रकार का रबर आपको प्राप्त करना है या ब्यूना एन प्रकार का। जिस प्रकार का आपको रबर बनाना है उसके अनुसार ब्यूटाडाइन में कंपाउंड मिला दो और उस प्रकार का आपका रबर तैयार हो जाता है। बेसिकली आप देखते हैं इसके लिए 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन को CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित करके रबर जैसा उत्पाद प्राप्त किया जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटाडाइन के नाम से जाना जाता है, ब्यूटाडाइन के नाम से भी जाना जाता है। उपयोग तेल की टांकियाँ, टायर ट्यूब, चिकित्सा उपकरण, तेल के नल तथा जूतों के तले आदि बनाने में रबर का प्रयोग किया जाता है। तो अपन देखें, जितनी बात करें रबर ऐसा कोई शब्द नहीं जहाँ पे काम नहीं आता है, हर स्थान पर रबर का उपयोग होता रहता है। और बात प्रयोग नहीं क्या है, कम बात दिमाग करेगी। तो काफ़ी इस पाठ के अंतर्गत आपने देखा कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में काफ़ी चीज़ें दे रखी थी, और प्रत्येक चीज़ को हमने विस्तार रूप से स्टडी करते हुए प्रत्येक मैटर को आपके सामने पेश किया। आप समझोगे, व्यवस्थित रूप से पढ़े, कन्फ्यूजन या डाउट डायरेक्ट इंडायरेक्ट उसके उस समस्या का समाधान करें। इम्पोर्टेंट बात ये, इस पाठ के प्रश्न उत्तर जितने भी दे रखे हैं वो सारे प्रश्न उत्तरों को आप मिला करें। मान लो किसी में आपको कन्फ्यूजन हो, प्रश्न उत्तर आपको समझ नहीं आता है, तो उसको आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट पूछते रहें। फिर आपके फिजिक्स का पार्ट भी हो चुका है, केमिस्ट्री पोर्शन भी हो चुका है, अब बायोलॉजी लेसन शुरू होंगे। तो जितने भी वीडियो लेक्चर जिस चैप्टर से संबंधित आ रहे हैं उसको व्यवस्थित देखें, नोट्स बनाएं। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट इंडायरेक्ट संबंधित लेक्चर से संपर्क करके उससे समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी तक गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुख से अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।